18 साल का बाकी हानमा हाई स्कूल में पढ़ने वाला मार्शल आर्टिस्ट है जिसकी अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। उसके पिता यूजिरो हानमा दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह ताकतवर बने, जिस वजह से वो उसे नर्क से भी बदतर ट्रेनिंग करवाते थे। बाकी की माँ इमी का दिमाग खराब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उसके पिता अपना सपना पूरा करने के लिए उस पर इतना जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब 15 साल का बाकी यूजिरो को चुनौती देता है तो वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। ये देखकर उसकी माँ की ममता जाग जाती है और वो अपना बलिदान देते हुए उसे बचा लेती हैं। उस पल के बाद से बाकी पूरी तरह से बदल गया और उसने अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर होने में लगा दी ताकि वो अपने पिता को हरा कर अपनी माँ का बदला ले सके, और इसके लिए उसने पहले से ही दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों से लड़कर उनको हरा दिया है। अब वो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हाई स्कूलर है जिसे अब सिर्फ अपने पिता को हराना है, लेकिन वो उनकी अद्भुत शक्तियों के लिए उनका सम्मान भी करता है। हालांकि इस बार उसका अपोनेंट कोई ऐसा होगा जिससे कोई लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक दिन बाकी जैसे ही अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है तभी कैप्टन स्ट्रैडम, जो कि एक वॉर हीरो होने के साथ साथ यूजिरो के करीबी साथी भी हैं, वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास का सबसे ताकतवर आदमी हाल ही में खोज लिया गया है। वो एक आदि मानव है जिसे एक टीरेक्स का शिकार करते हुए नमक के ढेले के अंदर सुरक्षित पाया गया, और माइनर जिन्हें वो मिला था उन्होंने उसे देखते ही अपनी पैंट गीली कर दी और उसे फ्लिपकार्ट से खरीदे हुए आइंस्टाइन के पास ले गए, जो कि इतने पुराने आदमी पिकल को सुरक्षित देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसे दोबारा से जिंदा करने की कोशिश में जुट गया। कई कोशिशों के बाद भी वो उसे जिंदा नहीं कर पाए, लेकिन एक शाम को ये साइंटिस्ट टीरेक्स के मांस की चॉकलेट खा रहा होता है जिसकी महक से आदि मानव जाग जाता है और गंध का पीछा करते हुए साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। उसे देखते ही साइंटिस्ट का पसीना छूट जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर उसके पैरों में शूट करता है। पलक झपकते ही पिकल कूद कर उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से साइंटिस्ट उसके पेट में गोली मार देता है। 3 छोटी छोटी गोलियां आदि मानव की ठोस मांसपेशियों को नहीं चीर पाती, लेकिन अपने हाथों में खून देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से तीनों गोलियों को साइंटिस्ट की तरफ फेंकता है, जो कि उसके कंधों पर जा लगती हैं। साइंटिस्ट भाग कर टीरेक्स के पिंजरे में चला जाता है और पिकल को वहीं फंसा देता है और फौरन बैकअप के लिए पुलिस को बुला लेता है। फ्लिपकार्ट का आइंस्टाइन बोलता है कि उन्हें इसे रोकने के लिए और भी लोग बुलाने पड़ेंगे, जिसके बाद वो आर्मी की बैकअप की अर्जी भी डाल देते हैं। पुलिस चीफ को समझ आ जाता है कि सस्ता आइंस्टाइन सही बोल रहा है, क्योंकि तभी पिकल उनके बगल की मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ देता है और गुस्से में वहां से बाहर आ जाता है। वो पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़ कर जाता है और उसे दूसरी गाड़ी की तरफ फेंक कर पूरी पुलिस फोर्स को तबाह कर देता है। मिलिट्री को बुलाया जाता है और वो अपने नए मैकेनिकल आर्मर को उस पर टेस्ट करने का फैसला करते हैं। उसमें बैठा सोल्जर उसे पिकल की तरफ ले जाता है और पिकल भी उस पर हमला करते हुए उसे बराबरी की शक्ति से रोकने लगता है। सोल्जर आर्मर में लगी ड्रिल मशीन शुरू कर देता है, लेकिन आदि मानव एक ही मुक्के में उसका आर्मर तोड़ देता है। मिलिट्री को समझ आ गया था कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर और टैंक बुला लेते हैं। लेकिन आखिर में खाली एक चीज़ उसे रोक पाती है और वो था स्ट्रैडम, क्योंकि उसे पता था कि आदि मानव कैसा महसूस कर रहा है। वो अपने कपड़े उतारकर उसके सामने बैठ जाता है, जिस वजह से पिकल को समझ आ जाता है कि वो उस पर वार करने के इरादे से नहीं आया है। कैप्टन उसे जापान ले जाने का वादा करते हुए बताता है कि वहाँ उसी के जैसे शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। स्ट्रैडम बाकी को पिकल के जापान आने की न्यूज़ दिखाता है। उसे लाइव देखकर बाकी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो समझ गया था कि पिकल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। उसे एक सुरक्षित जगह रखा जाता है और दुनिया के सभी ताकतवर फाइटर्स उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसमें से एक रत्सुयाको चाइना का दूसरा सबसे महान कुंफू मास्टर है, जिसने एक बार बाकी की जान भी बचाई थी। वो चुपके से इलेक्ट्रिक फेंस से कूद कर अंदर आ जाता है और रेकी कर रहे गार्ड की छाया की तरह उसका पीछा करते हुए फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो देखता है कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है और एक अजीब सा कराटे मास्टर वहाँ पहले से मौजूद है। लेकिन वो दोनों हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि डोपो ओरिची, जो कि दुनिया का सबसे महान कराटे मास्टर है, उनसे पहले से वहाँ आ चुका था और इस डायनासोर के कॉस्ट्यूम में छिपा हुआ था। पानी की टंकी से जैक हानमा बाहर आता है, जो कि बाकी का सौतेला भाई है। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ड्रग्स और सर्जरीज का इस्तेमाल किया है और उसकी भी अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती। एक और लड़का दीवार तोड़कर वहाँ आ जाता है, जो कि डोपो का सौतेला बेटा है। गोकु शिबुकावा, एक छोटा कीडो मास्टर, और जैको, एक कुंफू मास्टर, भी वहाँ आ जाते हैं। असल में ये सभी पुराने ज़माने के अचार का स्वाद चखने आए हैं। पिकल तो आराम से सो रहा होता है, इसलिए जैक उसे घोंसले पर लात मारकर उसे उठा देता है, लेकिन आदि मानव तो उसे सूसू करने के लिए उठा होता है और इतना सारा पानी छोड़ देता है जिससे राजस्थान में भी बाढ़ आ जाए। सभी लोग छुपते छुपाते अंदर घुसते हैं तो वहीं यूजिरो सीधा मेन गेट से अंदर आता है। उसका तेज इतना ज़्यादा था कि वहाँ मौजूद गार्ड्स आपस में लड़ने लगते हैं। उनको रोकने के बाद वो एक हाथ मारकर गेट पर लगे ताले को तोड़ देता है और ऐसे अंदर आता है जैसे वो जगह उसे विरासत में मिली हो। वो पिकल का भविष्य में स्वागत करता है और तभी कात्सुमी उसे ताने देने लगता है, लेकिन यूजिरो बताता है कि वो इतना ताकतवर है कि कोई उसके आसपास भी नहीं रहना चाहता, यहाँ तक उसके पिता भी नहीं। जलन की वजह से कात्सुमी उस पर हमला करता है, लेकिन यूजिरो उसकी किक से बचते हुए उसके लेसेस निकाल लेता है। उसकी फुर्ती देखकर कात्सुमी दंग रह जाता है। उसके बाद यूजिरो बुलेट प्रूफ ग्लास को अपने चेहरे के दबाव की मदद से तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और पिकल को फिस्ट बम देता है। लेकिन जैसे ही पिकल उसकी मुट्ठी को छूता है, यूजिरो में उसको एक टीरेक्स दिखाई देता है। पिकल मुस्कुराते हुए यूजिरो को ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिरो उसे हवा में ही घुमा देता है। और जैसे ही आदि मानव उठता है, वैसे ही वहाँ का मिलिट्री इंचार्ज यूजिरो से बाहर आने की विनती करता है।
और गिड़गिड़ाते हुए पिकल को अकेला छोड़ने को कहता है क्योंकि वो पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे अनोखी और कीमती चीज़ है। यूजिरो को अपनी मर्यादा में रहने वाले लोग पसंद है, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ वहाँ से जाने को राजी हो जाता है। इधर पिकल इस बात को लेकर खुश और उत्सुक हो रहा होता है कि उसके पुराने दुश्मन आज तक उसे छू भी नहीं पाए, लेकिन यूजिरो ने तो उसे हवा में ही घुमा दिया। बाकी ही इकलौता फाइटर है जिसका पिकल से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे खुद को सबसे ताकतवर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वो रेत्सु के डिमॉन्स्ट्रेशन में जाता है, जहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहा होता है कि कैसे वो सटीकता से सिर्फ उसी पत्थर को तोड़ सकता है जिसे उसे तोड़ने को कहा जाए। बाकी ये देखकर उसे बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे कुंफू सिखाने को कहता है, लेकिन रेत्सु उसे मना करते हुए बोलता है कि अब उसे उसमें या किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब से उसने पिकल को न्यूज़ में देखा है तभी से वो उसे लड़ने के लिए बेताब है और हर पल सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। इस दौरान पिकल बाकुगो के एरिना में होता है, जो दुनिया के सभी बड़े और खतरनाक टूर्नामेंट्स का ऑर्गेनाइजर है। सस्ता, आइंस्टाइन और स्ट्राइडम उसे यहाँ लाए हैं क्योंकि उसने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया था, और एक योद्धा के रूप में उसका गौरव उसे वो कोई भी चीज़ नहीं खाने देगा जिसे उसने लड़कर हासिल ना की हो। वो बैल, भालू, शेर को उसे लड़ाने लाते हैं, लेकिन सभी उसे देखकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसलिए वो एक खतरनाक साइबेरियन बाघ को लाए जिसकी भूख चरम सीमा पर थी। बाघ उसे देखकर नहीं भागा और पिकल भी उसे लड़ने के लिए खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन आदि मानव बाघ को गले लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और मुकाबला जीतने के बाद उसे वहीं बैठकर खा जाता है। उसके द्वारा एक विलुप्त हो रही प्रजाति को मारकर खाने की खबर बहुत तेजी से फैल जाती है, और जब रेत्सु को इसके बारे में पता चलता है तो वो फौरन ताकुगावा के पास आ जाता है। वो उसे बताता है कि पिकल सिर्फ उसे ही खाता है जो उस पर हमला करता है। पिकल से लड़ने के मौके के लिए रेत्सु हारे जाने पर उसका खाना बनने को राजी हो जाता है। हालांकि ताकुगावा इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस रोमांचक लड़ाई को देखने के लिए बेताब था। तैयारियां कर ली जाती हैं, लेकिन सस्ता आइंस्टाइन अभी तक उस लड़ाई के लिए नहीं माना था। स्ट्राइडम और ताकुगावा का कहना था कि कुंफू मास्टर इतनी आसानी से नहीं हारेगा। पिकल बेफिक्र होकर एरिना के बीचों बीच सो रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे कोई शक्तिशाली चीज़ की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। वो खड़ा हो जाता है और जैसे ही रेत्सु एरिना के अंदर आता है, आदि मानव मुकाबले के लिए सजग हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही उसके खतरे को भांप लिया था। रेत्सु भी समझ गया था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। वो पिकल के दायरे में आता है, जहाँ पिकल के एक ही मुक्के से वो घिसटते हुए बाउंड्री से टकरा जाता है। रेत्सु उठता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो अपनी पूरी ताकत भी लगा दे, फिर भी वो पिकल की बराबरी नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसे अपनी तकनीक के बलबूते पिकल से लड़ना होगा। पिकल उसकी ओर दौड़ते हुए आता है और रेत्सु उसके मुंह पर लात मार देता है। उसके बाद वो अपनी चोटी उसके मुंह पर मारकर उसके पैरों पर लात मारते हुए उसे गिरा देता है और पिकल की आंखों में हाथ मारकर मुकाबला वहीं खत्म कर देता है। पिकल जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से पानी आने लगता है, लेकिन फिर भी वो आसानी से उठ जाता है। रेत्सु दोबारा से आदि मानव के हमलों से बचते हुए उस पर 6 चिन कॉम्बो से वार करता है, जिसे दिमाग को झंझोड़ना भी कहते हैं, और उसे लगता है कि पिकल को जोर का झटका लगा होगा, लेकिन पिकल को उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो रेत्सु के सिर पर ताली बजा देता है, जिससे उसी का दिमाग हिल जाता है। उसको बेहोश देख पिकल रोते हुए उसके एक कंधे को काटकर चबाने लगता है। रेत्सु उसे लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन पिकल अपनी दूसरी खुराक लेने के लिए उसे फिर से पकड़ लेता है। रेत्सु को समझ आ जाता है कि उसके मुक्कों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है और उसके कंधे भी जवाब दे चुके हैं, इसलिए वो अपने भारी जूतों को उतार देता है जो उसकी शक्तियों को रोके हुए थे, और सीधा एक जोरदार लात पिकल के सिर पर मारता है, लेकिन पिकल अपने खूंखार नाखूनों से उसे झपट्टा मारकर नीचे गिरा देता है। रेत्सु को समझ आ गया था कि उसकी मार्शल आर्ट आदि मानव की ताकत के सामने हार चुकी है और अब वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। वो अपनी कला का त्याग करने का फैसला करता है और पिकल की ओर रोते हुए भागता है और उस पर उल्टे सीधे मुक्के चलाने लगता है। पिकल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि रेत्सु लड़कियों की तरह उस पर वार करने लगा था। उसे लगता है कि अब वो लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन तभी रेत्सु का शरीर खुद ब खुद उस पर वार करता है और पिकल उसे रोक लेता है। रेत्सु हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी कला का त्याग करने का फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही पिकल उस पर वार करता है, उसका शरीर अपने आप उन तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो उसने सालों तक सीखी हैं। तभी उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे गले लगाता है और बोलता है कि उसने अपनी कला का त्याग किया है, लेकिन उसकी कला ने उसका त्याग नहीं किया है। वो बोलता है कि उसे सब कुछ भूल कर खुद पर भरोसा करना चाहिए, और रेत्सु उसकी बात मानता भी है। जैसे ही पिकल उसकी तरफ आता है, रेत्सु उसका दिमाग झंझोड़ देता है और उसके कंचे दबा देता है। रेत्सु उस पर लगातार वार करने लगता है और अपने पैरों की उंगलियों की मदद से उसके बालों को खींचकर उसका मुंह अपने घुटने पर दे मारता है, जिससे जाहिर तौर पर आदि मानव वहीं बेहोश हो जाता है। रेत्सु को लगता है कि वो अपने आखिरी वार की वजह से जीत चुका है, और ताकुगा और स्ट्राइडम भी यही सोचते हैं, लेकिन सस्ता आइंस्टाइन बताता है कि वो अभी नहीं जीता है, क्योंकि उस वार का पिकल पर कोई भी असर नहीं हुआ है। जब वो उन्हें पहली बार मिला था तो उन्होंने सभी प्रकार के टेस्ट उस पर किए थे और ये पाया था कि उसकी गर्दन की हड्डी बहुत मोटी है। और सस्ता आइंस्टाइन बताता है कि ऐसी हड्डी सिर्फ 4 पैर वाले जानवरों में होती है, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिकल अपने जीवन में काफ़ी समय तक 4 पैरों पर चला होगा। आदि मानव सही सलामत फिर से उठ जाता है, और जब रेत्सु उस पर हमला करता है तो वो उछलकर मिशनरी पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि वो उसका शिकार करने जा रहा हो। वो अपनी मांसपेशियों को खींचकर उस पर कूदने के लिए तैयार हो जाता है, और रेत्सु अपनी पोजीशन लेकर उसका वार का सामना करने के लिए सजग हो जाता है। पिकल उसकी तरफ बहुत तेज गति से हमला करता है, जो केवल सबसे शक्तिशाली डायनासोर को हराने के लिए करता था, और रेत्सु भी अपने सुपरसोनिक मैक पंच के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पिकल एक मिसाइल की तरह उसे उड़ाते हुए बाउंड्री से बाहर फेंक देता है।
रेत्सु तो अधमरी हालत में आ जाता है, जबकि पिकल की सिर्फ एक आंख लाल हुई है और नाक से थोड़ा सा खून आया है। ताकुगावा उसे रेत्सु को खाने से रोकना चाहता है, लेकिन सस्ता आइंस्टाइन उससे पूछता है कि क्या वो रेत्सु को दिए हुए वादे से पीछे हटना चाहता है। लेकिन फिर भी ताकुगा पिकल को किसी भी तरह रोकने चला जाता है और उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल उसे तमाचा मारकर उड़ा देता है। दुखी पिकल रोते हुए अपने दोस्त को खाने ही जा रहा होता है कि तभी आइंस्टाइन वहां आकर उसे बेहोश कर देता है और रेत्सु की जान एक पैर और कंधे की कीमत पर बचा लेता है। जब रेत्सु को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे खुद पर शर्म आती है कि वो अपने दिए हुए वादे को निभा नहीं पाया। उसी वक्त बाकी उसे देखने आता है। कुंफू मास्टर अपने खोखले वादे पर शर्मिंदा होता है, लेकिन बाकी उसे खुश करते हुए बोलता है कि उसका असली मूल्य उसके कुंफू से नहीं बल्कि उसके अटूट चरित्र से है। ये सुनकर रेत्सु का मन थोड़ा शांत हो जाता है। रेत्सु के डोजो में डापो को ताकुगावा का कॉल आता है और वो उसे रेत्सु और पिकल के मुकाबले के बारे में बताता है। उसके परिणाम को सुनकर डापो हैरान हो जाता है और उसके बेटे से इसके बारे में बात करता है। कात्सुमी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आदि मानव उन्हें कम आंक रहा है। इस दौरान पिकल शहर में कचरे के ढेर में छुपा हुआ होता है और अपने साइज के कपड़े चुराकर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर इतनी चकाचौंध देखकर वो अपनी पहचान भूलने लगता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है क्योंकि उसने रेत्सु के पैर से मिले थोड़े से मांस के अलावा कुछ भी नहीं खाया होता है। वो कुंफू मास्टर की कम ताकत के बावजूद उसके बड़े जिगरी की तारीफ करता है। पिकल अपने ख्यालों में खोए हुए सड़क पार कर रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। वो तो थोड़ी ही दूर आकर गिरता है, लेकिन ट्रक का आगे का हिस्सा तबाह हो जाता है। जैसे ही ट्रक का ड्राइवर उसे देखने आता है वो भागते हुए ट्रक की ओर जाता है और अपनी तेज गति से उसे तोड़ देता है। वो ट्रक को उठाता है और ड्राइवर का हिस्सा बाहर निकाल लेता है और कंटेनर को पिचका देता है। जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर मांस भरा हुआ है। पिकल तुरंत सुअर के मांस को खाने लगता है, ये सोच कर कि वो उस मशीन का मांस है जिसे उसने अभी हराया है। इस दौरान कात्सुमी यूजिरो के कहे हुए शब्दों के बारे में सोच रहा होता है, जब उसने बोला था कि वो अभी अयोग्य है, लेकिन असल में वो उसकी बात से सहमत भी था। उसे डोजो का डायरेक्टर बना दिया जाता है, लेकिन वो जानता था कि वो अपने पिता जितना अच्छा नहीं है, इसलिए एक उपलब्धि अपने नाम करने के लिए वो पिकल से लड़ने का फैसला करता है। वो अपने साथियों को इसके बारे में बता देता है और बोलता है कि वो रेत्सु का बदला लेने जा रहा है। उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि आदि मानव रेड लाइट एरिया में है। ये सुनकर कात्सुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उससे लड़ने से पहले वो अपने पिता को एक इलीगल मूव से हरा देता है क्योंकि वो इस मुकाबले के खिलाफ थे। उसके साथी पिकल को घेर लेते हैं क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी हानायामा नाम का एक याकुजा बॉस, जिसके शरीर के साथ साथ दिल भी बहुत बड़ा है, उन्हें रोक लेता है। कराटे मास्टर उससे पीछे हटने को कहता है कि तभी एक बदमाश चाकू निकालकर उस पर तान देता है, लेकिन वो उसे लात मारकर चाकू उड़ा देता है, जिसे दोनों पहलवान पकड़ लेते हैं। उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि चाकू बीच से टूट जाता है, जिसके बाद पिकल हानायामा को तमाचा मारकर उड़ा देता है। एक बदमाश उस पर वार करता है, लेकिन आदि मानव उसका हाथ पकड़कर उसकी हड्डियों का चूरमा बना देता है। कराटे मास्टर भी उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिकल एक ही तमाचे में उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी हानायामा दोबारा से उठ जाता है। हैरान पिकल उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन बॉस उसे रोक लेता है। यहाँ आदि मानव को समझ आता है कि वो एक बड़े हिप्पो जितना ताकतवर है। अपनी शक्ति का ही नहीं बल्कि अपने मनोबल और चरित्र का इस्तेमाल करके हानायामा उसे पीछे ढकेलने लगता है। पिकल खुश हो जाता है कि अब वो अपनी बराबरी के अपोनेंट से लड़ सकता है, लेकिन हानायामा का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो तो सिर्फ उसे अपने दोस्त बाकी के लिए बचा रहा था, जिससे वो एक बार लड़ा था और हार भी गया था। बाकी बॉस को शुक्रिया बोलता है और फिर पिकल की बनावट की तारीफ करने लगता है, जैसे कि उसका शरीर सिर्फ लड़ाई के लिए बना हो। बाकी पिकल को कुछ नहीं करता, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उससे मिलने के लिए बेताब था। पिकल उसे मुट्ठी मिलाने को कहता है और जैसे ही वो ऐसा करता है पिकल तुरंत बाकी को उसी तरह घुमा देता है जैसे यूजिरो ने उसे घुमाया था। बाकी हैरान हो जाता है और पीछे हट जाता है क्योंकि पिकल ने जो अभी किया उसे अकीडो कहते हैं। ये देखकर बाकी की रगों में दौड़ता उसके पिता का खून जाग जाता है और वो उसे लात मार देता है, लेकिन तुरंत ही माफ़ी मांग लेता है, ये बोलते हुए कि उसका उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं था। पिकल को उस पर ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो बाकी को अपने एरिना में आने को कहता है। एरिना में बाकी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी हानायामा उससे पूछता है कि क्या वो सच में उससे मुकाबला करना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद बाकी को समझ आता है कि वो भावनाओं में बहकर गलती करने जा रहा था। बाकी अपने दोस्त को शुक्रिया बोलता है, लेकिन पिकल नहीं चाहता था कि अब वो पीछे हटे, इसलिए वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। बाकी उसके एक ही बार में बेहोश हो जाता है और पिकल अपनी जीत की खुशी में नाचने लगता है। इस बीच कात्सुमी को थोड़ी राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि अब उसे पिकल से नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही रेत्सु डोजो में आता है वो उसे एक शिक्षक के तौर पर सुनाने लगता है। बेशरम कात्सुमी बोलता है कि बदला तो सिर्फ बहाना था, असल में उसे किसी शक्तिशाली इंसान से लड़ना था और उसे जीत या हार से कोई मतलब नहीं है। रेत्सु ये सुनकर उससे प्रभावित हो जाता है और ट्रेनिंग में उसकी मदद करने का फैसला करता है।